देश के आर्थिक पिछड़ेपन ने भी औपनिवेशिक अल्प विकास की देन थी। संप्रदायवाद के उदय ने सहायता की। आधुनिक औद्योगिक विकास के अभाव में बेरोजगारी भारत में खासकर शिक्षित लोगों की तीखी समस्या बन गई। नतीजा यह हुआ कि जो भी नौकरियां थी उनके लिए प्रतियोगिता बहुत बड़ी थी। दूरदृष्टि रखने वाले भारतीयों ने इस बीमारी को पहचाना और एक ऐसे आर्थिक राजनीतिक प्रणाली के लिए कार्य करते रहे जो देश का विकास और रोजगार की कमी न है। लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोगों ने इसके लिए नौकरियां में संप्रदाय, प्रांत व जाति के आधार पर आरक्षण जैसे अल्पदर्शी व अल्पावधि हल सुझाए। रोजगार के उपलब्ध सीमित अवसरों का एक बड़ा हिस्सा पाने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं तथा बाद में जातिगत प्रांतीय भावनाओं को भड़काने की कोशिश करी। जो लोग हताश होकर रोजगार ढूंढ रहे थे उनके लिए एक ऐसे संकुचित विचारों के लिए कुछ तत्कालिक आकर्षक अवस्था। इस स्थिति में सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम नेताओं, जातियों के नेताओं, फूट डालो और राज करो की नीति चलाने के लिए अधिकारीगण कुछ सफलता अवश्य बनी। अनेक हिंद राष्ट्रवाद और अनेक मुसलमान मुझसे समुदाय की बातें करने लगे। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग यह नहीं समझ सके कि उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कठिनाइयाँ विद्यासन में उनकी साझी पराधीनता और आर्थिक पिछड़ का उपज है। यह केवल साझा प्रयास के द्वारा ही देश को मुक्त करा सकते हैं, उनका आर्थिक विकास कर सकते हैं और इस तरह बेरोजगारी जैसे साझी समस्या को हल कर सकती हैं। कुछ लोगों को सांप्रदायिक विकास का एक प्रमुख कारण है। देश में अनेक धर्म मौजूद है, पर ऐसा नहीं है। किसी बहुधार्मिक समाज में सांप्रदायिकता विकास अनिवार्य है। बात सही नहीं। यहाँ हमें धर्म और सांप्रदायिक अंतर करना होगा। धर्म एक विश्वास प्रणाली है और लोग अपने व्यक्तिगत विश्वासों के एक अभिन्न अंग के रूप में पालन करते हैं। इसके विपरीत सांप्रदायिक का धर्म पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक पहचान की विचारधारा का नाम है। धर्म सांप्रदायिकता का कारण नहीं है और न ही सांप्रदायिकता धर्म से प्रेरित होता है। धर्म संप्रदाय में वहीं तक शामिल होता है जहाँ तक कि धर्म के बाहर के क्षेत्रों में उपजी राजनीति के साधन के रूप में काम करता है। सांप्रदायिकता का बहुत ही सही वर्णन यह किया गया कि यह धर्म के राजनीतिक व्यापार है। 1947 के बाद धर्म का उपयोग संप्रदायों ने जनता को गतिमान बनाने के लिए किया था। इसे धर्मनिरपेक्षता का धर्म से कोई विरोध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह है कि धर्म व्यक्ति के निजी जीवन तक सीमित रहे और राजनीतिक और राज्य से उसका कोई सरोकार न रहे। जैसे गांधी जी ने बार बार कहा है, धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, इसे राजनीतिक या राष्ट्रीय मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षित मुसलमानों और बड़े मुस्लिम नवाबों और जमींदारों के बीच अलगाववाद और वफादारी की प्रवृत्ति तब चरम पर पहुंची जब 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब और नवाब मोही सुन के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना एक वफादार सांप्रदायिक रूढ़िवाद राजनीतिक संगठन के रूप में हुई और उसने उपनिवेश की कोई आलोचना नहीं की। बंगाल के विभाजन का समर्थन दिया और सरकारी नौकरी मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा प्रणाली की मांग की। बाद में वायसराय लॉर्ड मिंटो की सहायता से उसे अलग अलग चुनाव मंडलों की मांग उठाई और मनवा भी लिया। इस तरह जब राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्य विरोधी आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उठा रही थी तब मुस्लिम लीग और प्रतिवादी नेता ये प्रचार कर रहे थे कि मुस्लिम के हित हिंदुओं के हित अलग हैं। मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियाँ विदेश शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ है। इसके बाद लीग लगातार कांग्रेस की हर राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक मांग का विरोध करती रही। इस तरह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनी रही और जो कहते हैं कि मुसलमानों के विशेष हितों की सुरक्षा करेंगे, लोग जल्द ही उन प्रमुख अस्त्रों की में से एक बन गए जिसकी सहायता से अंग्रेज उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन से निपटने और मुस्लिम शिक्षित वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने की रोकने की आशा करते थे। मुस्लिम लीग की उपयोगिता बढ़ने के कारण जनता में संपर्क करने और उनका नेतृत्व संभालने की में अंग्रेजों ने उसे प्रोत्साहित किया। यही सही है कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन शिक्षित नगरवासियों का वर्चस्व था, मगर उनका साम्राज्यवाद विरोधी अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा, मुस्लिम लीग और उसके उच्च वर्गीय नेताओं के हितों की मुस्लिम जनता के हितों में बहुत कम समानता थी और यह मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता ही की तरह विदेशी साम्राज्यवाद से पीड़ित थी। लीग की इस बुनियादी कमजोरी देशभक्त मुसलमानों के लिए धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। शिक्षित मुसलमान युवक खास पर उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से आकर्षित थे। इस समय मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान, मजहूल
हर्ब के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी आहार आंदोलन की स्थापना हुई। ये युवक अलीगढ़ संप्रदाय और बड़े नवाबों जमींदारों की वफाई की राजनीति को नापसंद करते थे। स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के पक्ष में प्रचार किया। ऐसी ही राष्ट्रवादी भावनाएं पारंपरिक मुसलमान उलमाओं के एक भाग पर उभर रही थी। इनका नेतृत्व मदरसा देवबंद करता था। इन विद्वानों में सबसे प्रमुख थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। इस पत्र की स्थापना उन्होंने 1912 में की थी, जब वे 24 वर्ष के थे। मौलाना मोहम्मद अली आज़ाद दूसरे युवकों के साहस और निर्भय का संदेश दिया और कहा, इस्लाम और राष्ट्रवाद में कोई विरोध नहीं है। 1911 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच लड़ाई छिड़ गई। 1912 और 13 में तुर्की का बल्कान देशों के साथ युद्ध हुआ। उस समय तुर्की का शासक स्वयं खलीफा यानी तमाम मुसलमानों का धर्मगुरु कहलाता था। इसके अलावा मुसलमानों में लगभग सभी धर्म तुर्की के साम्राज्य में स्थित थे। भारत में तुर्की के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया। चूँकि बॉल्कन युद्ध के बाद उसके बाद ब्रिटेन की नीति तुर्की के प्रति सहानुभूति न थी, इसलिए तुर्की समर्थक खलीफा समर्थक यानी खिलाफत की भावनाएं साथ ही साम्राज्यवादी विरोधी हो गई। वास्तव में अनेक वर्षों तक अर्थात 1912 से 24 तक की मुस्लिम लीग राष्ट्रवादी युवकों के सामने पूरी तरह से दबे रहे। दुर्भाग्य से बुद्धिजीवी विचारकों और आज़ाद जैसे कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम युवकों ने राजनीति के प्रति आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह होगा जिस प्रश्न को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उठाया था, उसमें राजनीतिक स्वाधीनता का नहीं बल्कि धर्म संस्थानों तुर्क साम्राज्य की रक्षा का प्रश्न था। साम्राज्यवादी के आर्थिक और राजनीतिक दुष्परिणाम समझने और उसका विरोध करने के बजाय वे साम्राज्यवादी पर इस बात से लड़ रहे थे कि खलीफा और उनके धर्म संस्थानों के लिए खतरा था। तुर्की के प्रति उनकी सहानुभूति का आधार तक धार्मिक था। उनकी राजनीतिक अपील धार्मिक भावनाओं से संबोधित थी। इसके अलावा जिन नायकों और कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का सहारा लिया था, प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में की ना थी बल्कि पश्चिम एशिया के इतिहास से ली गई थी। यह सही है कि दृष्टिकोण का भारतीय राष्ट्रवाद से तत्काल कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने साम्राज्यवाद का साम्राज्य विरोधी ही बनाया। शिक्षित मुसलमानों में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को बल मिला, लेकिन कालांतर में यह दृष्टिकोण भी हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने राजनीतिक प्रश्नों की धार्मिक दृष्टिकोण देखने की आदत को मजबूत बनाया। खैर कुछ भी हो, हर तरह की राजनीतिक गतिविधि मुस्लिम जनता और आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं हुई। इसके साथ ही हिंदू सांप्रदायिकता का भी जन्म हो गया। हिंदू सांप्रदायिकता विचार फैल रहे थे। हिंदू लेखकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीग के विचारों के कार्यक्रम को ही दोहराया। 1870 के बाद हिंदू जागीरदार, सूबदार, सूदखोरों, मध्यम वर्गीय पेशेवरों ने मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काना प्रारंभ कर दिया। भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक समझ को पूरी तरह अपनाकर ये लोग मध्यकाल में निरंकुश मुस्लिम शासन की और मुसलमानों के उत्पीड़न से हिंदुओं को बचाने के संबंध में अंग्रेजों की मुक्तदायी भूमिका की बातें करते रहे, उसके बारे में लिखते रहे। संयुक्त प्रांत और बिहार में उन्होंने सही तौर पर हिंदी पर सवाल उठाया, मगर एक सांप्रदायिक रंग दे दिया। इस अनैतिहासिक धारणा का प्रचार किया। हिंदी मुसलमानों और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। 1890 के तत्काल बाद वर्षों में पूरे भारत में गो हत्या विरोधी आंदोलन चलाया। यह अभियान अंग्रेजों के नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश फौजी छावनियों के बड़े पैमाने पर गो हत्या करने के लिए खुला छोड़ दिया गया। वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई। इसके नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर इस बात के लिए छोटे किए कि वे सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना चाहते। उन्होंने कांग्रेस की साम्राज्यवादी विरोधी नीति का विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू विदेशी सरकार को खुश रखें। इसके एक नेता लाल चंद ने घोषणा की कि स्वयं को पहले हिंदू और फिर भारतीय माने। अप्रैल 1915 में कासिम बाजार में महाराजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ, पर वर्षों तक कुछ कमजोर ही संगठन बना रहा। इसका यह कारण था कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग
हिंदुओं का ज़्यादा असर था। दूसरी ओर मुसलमानों पर प्रमुख प्रभाव अभी भी जमींदारी और नौकरशाही और पारंपरिक मुलाओं का ही था। इसके अलावा औपनिवेशिक सरकार हिंदू संप्रदायवाद को कम सहायता और समर्थन देती थी, क्योंकि वह मुस्लिम संप्रदाय पर पूरी तरह से निर्भर थी। एक के साथ दोनों तरह के संप्रदाय को आसानी से खुश नहीं रख सकते थे। राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध। जून 1914 में पहला विश्व युद्ध फूटा। इनमें से एक ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान थे, और इसके बाद अमेरिका भी उनसे आ मिला। दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, तुर्की थे। युद्ध के ये वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के परिपक्व होने के दिन थे। आरंभ में लोकमान्य तिलक समेत जो जून 1914 में जेल से छूटे थे, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार के विरुद्ध प्रयासों में सहयोग करने का निश्चय किया। यह निश्चय ही गलत धारणा पर आधारित था कि कृतज्ञ होकर ब्रिटेन भारत की वफादारी का पुरस्कार देगी और भारत की शासन की ओर से एक लंबी छलांग लगाने में समर्थ होगा। इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की विभिन्न शक्तियाँ अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रही थी। होम रूल आंदोलन। साथ ही अनेक भारतीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से समझा कि सरकार तब तक कुछ वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उसके ऊपर जनता का दबाव न डाला जाए। इसलिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन आवश्यक है। कुछ और कारण भी राष्ट्रवादी आंदोलन को इसी दिशा में धकेल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध ने, जिसमें यूरोप की साम्राज्यवादी शक्ति आपस में लड़ रही थी, एशियाई जनता के मुकाबले यूरोप में राष्ट्रों की नक्सली श्रेष्ठता की भ्रामक धारणा को नष्ट कर दिया। इसके अलावा युद्ध के कारण भारत में निधन वर्गों की बदहाली और भयानक हुई। इसके लिए युद्ध का मतलब था करों का भारी बोझ, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का लगातार महंगा होना। ये वर्ग विरोध किसी भी जुझारू आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार थे। परिणामस्वरूप ये वर्ष तीखे राष्ट्रवादी आंदोलन के वर्ष थे, लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सका, क्योंकि यह नरमपंथी के नेतृत्व एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुका था। जनता के बीच इसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। इसलिए 1915-16 में 2 होम रूल लीग आंदोलनों की स्थापना हुई। इनमें से एक के नेता लोकमान्य तिलक थे, तो दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशासिका श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्य अय्यर के नेतृत्व में था। इन 2 होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से पूरे देश में इस मांग को प्रचारित किया। युद्ध के बाद भारत को होम रूल के स्वशासन दिया गया, और यही आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन दोनों ने बहुत तेजी से प्रगति की और होम रूल की मांग पूरे देश में गूंजने लगी। कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी होकर अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी भी होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। इन होम रूल लीगों पर जल्द ही सरकार का प्रकोप फूटा। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। युद्ध के इस काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ। क्रांतिकारी संगठन बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर पूरे उत्तर भारत तक फैल गए। इसके अलावा अनेक भारतीय ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशक्त विद्रोह की योजना बनाने लगे। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख किसान और भूतपूर्व सैनिक थे, जो वहां रोजी रोटी की तलाश में गए थे, जिनको वहां खुली नरली और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र, सोहन सिंह भक्ता गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं में से थे। पार्टी का आधार शाब्दिक वन गदर था, जिसके सीने पर अंग्रेज राज का दुश्मन शब्द लिखे जाते थे। गदर ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता थी। तनख्वाह, मौत इनाम, शहादत, पेंशन, आज़ादी, लड़ाई का मैदान, भारत थे। इस पार्टी की विचारधारा बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थी। सोहन सिंह भकना, जो बाद में पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता बने, के शब्दों में हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म देशभक्ति था। मैक्सिको, जापान, चीन, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, हिंद, चीन, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पार्टी में सक्रिय सदस्य मौजूद थे। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक क्रांतिकारी युद्ध चलाने का संकल्प किया।
वर्ष 1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध फूटा, गदरपंथी हथियार और धन भारत भेजने लगे। यहाँ के सैनिकों और स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से विद्रोह प्रारंभ किया जाए। कई हजार लोगों ने भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की। उनके खर्च में कई लाखों डॉलर की रकम जमा हो गई। कईयों ने अपनी जीवन भर की रकम बेच दी, जायदाद बेच दी। गदरपंथियों ने सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, पूरे भारत में सैनिकों का संपर्क किया और अनेक रेजिमेंटों को विद्रोह के लिए तैयार किया। अंततः पंजाब में सशक्त विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित की गई। दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजनाओं का पता चल गया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। विद्रोही रेजिमेंट को तोड़ दिया और नेताओं को जेल में फांसी की सजा दी। उदाहरण के लिए 23 घुड़सवार दस्ते के 12 लोगों को फांसी दी गई। पंजाब में गदर पार्टी के नेता सदस्य बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। 42 को फांसी हुई, 114 को उम्र कैद की सजा मिली और 93 को लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई। उनमें से अनेकों को रिहा होने के बाद पंजाब में कीर्ति मनुष्य और कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना की। कुछ गद्दारी नेता इस प्रकार थे कि बाबा गुरुमुख सिंह, करतार सिंह सरपना, सोहन सिंह भकना, रहमत अली, भाई परमानंद और मौलवी बरकतुल्लाह थे। गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर में 5 से 5वीं लाइव इन्फेंट्री के 700 लोगों ने जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। एक तीखी लड़ाई के बाद वे कुचल दिए गए। इस लड़ाई में अनेकों लोग मारे गए। दूसरे 37 लोगों ने सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और 41 को उम्र कैद की सजा दी गई। भारत और बाहर दूसरे क्रांतिकारी भी सक्रिय थे। 1915 में एक असफल क्रांतिकारी प्रयास में जतिन मुखर्जी, बाघा जतिन का तथा बालसोर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुल रहीम, मौलाना उमरदत्त सिंधी, चंपक रमन पिल्ले, सरदार सिंह राणा और मदाम भिकाजी कामा कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई, क्रांतिकारी प्रचार किया और समाजवादी तथा दूसरे साम्राज्य विरोधियों का समर्थन करते भारत की स्वाधीनता के लिए प्राप्त किया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। राष्ट्रवादियों को जल्द ही पता चल गया था कि उनमें से फूट से उनके उद्देश्य की हानि हो रही, इसलिए उन्होंने सरकार के विरोध में एकजुट होना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की 2 घटनाएं हुई। पहला ये कि कांग्रेस के दोनों धड़े फिर से एक हो गए। पुराने विवादों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। फूटकर कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने फौरन बदली हुई स्थिति को समझा और कांग्रेसियों के दोनों धड़ों को एकजुट करने में लग गए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को मानने के लिए उन्होंने घोषणा की कि मैं हमेशा के लिए बात कह दूं कि जैसा कि आयरलैंड में आयरिश होम रूल कर रहे हैं, हम भी भारत में प्रशासन पर सुधार करके प्रयास करेंगे और ना ही सरकार को उखाड़ फेंकने में मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है। देश के विभिन्न भागों में हिंसा के जो काम किए गए वे न केवल यह मुझे अरुचिकर है, बल्कि मेरी राय में उन्होंने दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक प्रगति को काफ़ी हद तक धीमा किया है। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की उभरती रहने पुराने नेताओं को मजबूर किया और वे लोकमान्य तिलक अन्य उग्रवादी के कांग्रेस में दोबारा आने का स्वागत करें। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। इसने स्वशासन के लिए और भी संवैधानिक सुधारों की मांग की। दूसरे लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने साझी राजनीति मांगना की। युद्ध और 2 होम लीगों के कारण जब देश में नई भावना पैदा हो रही थी और कांग्रेस का चरित्र बदल रहा था, तब मुस्लिम लीग में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे थे। हमने पहले ही देखा था कि शिक्षित मुसलमान युवक उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को अपना रहा था। युद्ध के कारण इस दिशा में और विकास हुआ। फलस्वरूप 1914 में सरकार ने अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली के पत्र कामरेड को बंद कर दिया। उसने अली बंधुओं मौलाना अब्बुल हसन और शौकत अली मुसान अब्बुल आज़ाद को नज़रबंद कर दिया। कम से कम अंशतः ही सही युवकों कि
इस राजनीतिक उग्रता की अभिव्यक्ति में लीग में भी हुई। धीरे धीरे उसने अलीगढ़ संप्रदाय के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण को खेल से बाहर निकालना प्रारंभ किया। कांग्रेस की नीतियों करीब आने लगी। कांग्रेस और लीग की एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई। इसे आमतौर पर लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना की रही, क्योंकि ये दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। जब तिलक ने घोषणा की कि महानुभव कुछ लोगों को यह बात कही गई, हम हिंदुओं में मुसलमान भाइयों की बहुत से छूटे गई। मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहता हूँ कि हम बहुत कुछ दे नहीं सकते, तो पूरे भारत में हिंदू संप्रदाय की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर स्वशासन के अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिए जाए तो मुझे परवाह नहीं होगी। अगर ये अधिकार हिंदू जनता के निचले और सबसे निचले वर्गों को दिए जाए तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। जब हम एक तीसरे दल से लड़ रहे हैं तो ये आवश्यक कि हम इस मंच पर नस्ल से एकजुट, धर्म से एकजुट, सभी तरह के राजनीतिक विश्वासों से एकजुट होकर खड़े रहें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किए। अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक साझी योजना सामने रखी और मांग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन देने की घोषणा करी। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। दुर्भाग्य से इसने हिंदू और मुस्लिम जनता को शामिल नहीं किया। अलग अलग चुनाव मंडलों के घातक सिद्धांतों को स्वीकार किया। यह धारणा पर आधारित था। शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग राजनीतिक इकाई मानकर फिर उन्हें साथ लाया गया। दूसरे शब्दों में उसने राजनीतिक दृष्टिकोण और धार्मिक से बनाने का प्रयास नहीं किया, जिससे वे समझ सके कि राजनीतिक में हिंदू या मुसलमान के रूप में अलग अलग हित नहीं है। इसलिए लखनऊ समझौते के बाद भी भविष्य में भारतीय राजनीति में संप्रदाय के बाद फिर से सर उठाने की गुंजाइश बनी रही। फिर भी लखनऊ की घटनाओं को अत्यधिक प्रभावित पड़ा। नरमपंथी उपराष्ट्रवादियों के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश बेहद राजनीतिक उत्साह से भर उठा। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए अब जरूरी समझा। अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलन को चलने के लिए भयानक दमन का सहारा लेती आ रही है। उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में जेलों में डाला गया था। यह बदनाम भारत रक्षा कानून और ऐसे दूसरे कानूनों के अंतर्गत नज़रबंद किया गया था। अब सरकार ने राष्ट्रीय जनमत को संतुष्ट करने का फैसला किया। 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिन्न अंग के रूप में भारत एक उत्तरदायी सरकार की अधिकाधिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उसकी नीति थी। फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई, पर भारतीय राष्ट्रवाद इतना संतुष्ट न हो सका। वास्तव में अब राष्ट्रवादी आंदोलन इस स्थिति में था कि शीघ्र ही अपने तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर सके। वह चरण गांधी युग के जन संघर्षों का चरण था।